हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 30 में। आज हमारा लास्ट चैप्टर होगा 30 डे के इंपॉर्टेंट नोट सीरीज का। ठीक है, तो आज हमारा पहला जो पॉइंट होगा 691 कि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन होता है उसमें जो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट ऑन एनी फेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन एनी फेस की हम बात कर रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम AST कितना होना चाहिए 0.24 अंडर रूट में FCK अपॉन FY। ठीक है, ये ध्यान रहे कि मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट ऑन एनी फेस की बात कर रहा है। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट हमारा कि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फ्लेक्सुरल मेंबर होता है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, तो B/D का जो रेशियो होना चाहिए वो 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम विड्थ ऑफ द बीम कितनी होनी चाहिए 200 mm से ज़्यादा होना चाहिए, और जो टोटल डेप्थ है वो क्लियर स्पैन बाई 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सुरल मेंबर कौन सा होता है, बीम होता है, तो बीम की स्पेसिफिकेशन है कि B/D 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम विड्थ 200 mm, और जो टोटल डेप्थ है वो क्लियर स्पैन बाई 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट हमारा जो फंडामेंटल नेचुरल वाइब्रेशन पीरियड है, ये एज पर IS 1893 उसमें सब मैंशनड है कि अगर मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम है विथ ब्रिक इनफिल पैनल्स हैं तो नेचुरल वाइब्रेशन पीरियड कितना हो जाएगा 0.09 H अपॉन में अंडर रूट D। H क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, D क्या हो जाएगा बेस जो उसकी डायमेंशन है वो हो जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है 0.09 H बाई अंडर रूट D, ये ब्रिक इनफिल्स के लिए है। और अगर वहीं पे जो मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम हो लेकिन विदाउट ब्रिक इनफिल हो, मतलब अदर देन ब्रिक इनफिल हो, तो अगर RCC स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा 0.075 H की पावर 0.75 हो जाएगा, और अगर स्टील का केस रहेगा तो क्या हो जाएगा 0.085 H की पावर 0.75। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत चांसेस है कि इसमें से कोई एक आ सकता है ना। फिर बात करें कि प्लिंथ एरिया की बात करें तो क्या है, प्लिंथ एरिया आउट टू आउट मेजर करते हैं बिल्टअप एरिया, इसी को क्या लिखा है आउट टू आउट बिल्टअप एरिया होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें देखिए वॉल एरिया इंक्लूड होता है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आता है कि लिफ्ट एरिया कितना लेते हैं, तो लिफ्ट एरिया अप टू 2 मीटर तक ही लेते हैं, 2 मीटर स्क्वायर तक लेते हैं, और शाफ्ट एरिया भी 2 मीटर स्क्वायर तक ही लेते हैं। ठीक है, एरिया बरसाती टेरेस लेवल भी इसमें इंक्लूड होता है, एरिया ऑफ कैंटिलीवर इसमें ले लेते हैं, एरिया ऑफ लॉफ्ट भी लेते हैं। ठीक है, अभी हमने लॉफ्ट पढ़ा कि लॉफ्ट क्या होता है। ठीक है, फिर बात करें कि लिफ्ट, और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है कि जब लिफ्ट और शाफ्ट एरिया 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ओपन कोर्टयार्ड इसमें इंक्लूड नहीं होता, फ्रंट और रियर लॉन इंक्लूड नहीं होता है, पार्किंग एरिया नहीं इंक्लूड होता है, प्लेग्राउंड इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ध्यान रहे ये सब ओपन की बात की जा रही है। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, तो क्या करता है ये रिप्रेजेंट करता है कितनी इंटेंसिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दैट प्लॉट और साइट है ना। मतलब जैसे अगर कोई प्लॉट हमारा मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का, हमने पूरे 1000 स्क्वायर फीट में काम कर लिया तो फ्लोर एरिया रेशियो कितना हो जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का तो हमने काम कर लिया, प्लॉट एरिया कितना था 1000 स्क्वायर फीट, तो फ्लोर एरिया रेशियो 1 हो गया। 800 में काम किया तो फ्लोर एरिया रेशियो 1 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने मल्टी स्टोरी बना लिया, डबल स्टोरी बना लिया, तो 1000 स्क्वायर फीट तो ग्राउंड फ्लोर पे बनाया और 1000 स्क्वायर फीट तो उसके टॉप पे बना दिया, तो 2000 स्क्वायर फीट हो गया, तो फ्लोर एरिया रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रहे कि फ्लोर एरिया रेशियो लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू भी 1 हो सकता है, और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो डिडक्शन इन ब्रिक वर्क मैसनरी वर्क करते हैं वो कितना करते हैं, तो अगर देखिए जो ओपनिंग एरिया है ना, अगर ओपनिंग एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है तो डिडक्शन नहीं करेंगे। डिडक्शन कब करेंगे, जब उससे ज़्यादा हो। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है 0.1 मीटर स्क्वायर, जब एरिया इससे ज़्यादा होगा ओपनिंग का तभी हम उसमें डिडक्शन करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ब्रिक वर्क कर रहा है, उसमें डोर आ गया तो डोर का ये टोटल ओपनिंग एरिया अगर 0.1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा, या विंडो आ गई, जाली आ गई, तभी डिडक्शन करेंगे। ठीक है, फिर फॉर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, देखिए जैसे क्या होता है ये वॉल हम बनाते हैं, मान लीजिए ब्रिक वॉल बना रहे हैं और इस पर ये बीम यहाँ पे आके स्टे करनी है ना, स्लैब की बीम आके यहाँ पे रुकनी है, तो इस जो बीम का जो एरिया, ये जो ओपनिंग एरिया है, अगर ये 0.05 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तभी उसको हम रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बात करें कि ड्रिप कोर्स क्या होता है, तो देखिए कई बार क्या होता है जो हमारा छज्जा होता है, जो कैंटिलीवर छज्जा होता है, उसमें यहाँ पे नीचे ड्रेनेज प्रोविजन दे देते हैं, तो इसको किस में मेजर करते हैं, इसमें रनिंग लेंथ में मेजर करते हैं। ठीक है, और अगर इसी ड्रेनेज की जगह इसमें ग्रुप बना दें, है ना, ऊपर की तरफ ग्रुप बना दे तो क्या हो जाएगा ग्रुप कोर्स कहलाएगा, उसको भी किस में मेजर करेंगे रनिंग लेंथ में। तो कई बार ड्रिप कोर्स ग्रुप कोर्स हमें पता ही नहीं होता तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि इसको रनिंग लेंथ में मेजर करते हैं। ठीक है, फिर बात करें जो इंक्लाइंड स्टेरअप्स होती हैं और जो बेंट अप बार्स होते हैं, उनकी जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो 45 डिग्री से कम नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करें कि जो जॉब ओवरहेड कॉस्ट होती है वो क्या होती है, तो जो एडिशनल स्टाफ हमें प्रोजेक्ट पे इंस्टॉल करना मतलब लगाना पड़ता है, जैसे वॉचमैन हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, पियोन्स हो गए, सब क्या है क्लीनर हो गए, सब क्या हो गया जॉब ओवरहेड कॉस्ट है ना। फिर उसी तरीके से जो जनरल ओवरहेड्स की बात करें तो जनरल ओवरहेड्स में मोस्टली स्टेशनरी आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टेलीफोन बिल्स एटसेट्रा, सब चीज़ें किस में आएंगी जॉब
ओवरहेड जनरल ओवरहेड्स में आ जाएंगे, ठीक है। फिर बात करें कि पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तो देखिए पेंट में इस्तेमाल होता है कि वॉल्यूम ऑफ पेंट जो पिगमेंट है पेंट में वो कितना है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंट, ठीक है। नॉन वोलेटाइल बोल रहा है तो इसमें थिनर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन हो जाएगा। फिर बात करें कि जो एक्यूरेसी होती है वो राइट एंगल मेजरिंग करते समय तो किस किस इंस्ट्रूमेंट की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, प्रिज्म स्क्वायर की होती है, फिर ऑप्टिकल स्क्वायर की, ये लगभग दोनों सेम एक्यूरेट होता है। और सबसे कम किसकी होती है, क्रॉस स्टाफ की होती है, ठीक है। फिर जो कैनाल लाइनिंग हम करते हैं वो किस किस टाइप की लाइनिंग हम कर सकते हैं, तो दो टाइप की लाइनिंग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल लाइनिंग भी कर सकते हैं और रिजिड लाइनिंग भी कर सकते हैं। रिजिड करेंगे तो ब्रिक या स्टोन की पिचिंग कर देंगे, फ्लेक्सिबल करना होगा तो जियो मेम्ब्रेन या फिर एसफॉल्ट लगा दें या फिर रबर लगा दें या फिर कंपोजिट मटेरियल लगा दें, राइट। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसका क्या होता है, उसमें वोलेटाइल कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, कार्बन कंटेंट, ऐश कंटेंट, यही सब चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। तो ये आप देखे रहेंगे तो आप आंसर टिक कर लेंगे। फिर बात करें कि जो रेक्टिफिकेशन होता है इस प्रोसेस, मतलब रेक्टिफिकेशन क्या चीज़ है, तो रेक्टिफिकेशन देखिए हमें तो पता हो लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन लगता है कि बहुत आसान ऑप्शन है और ये इसको सही नहीं करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रीफोटोग्राफिंग द जैसे कोई एरियल फोटोग्रामेट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें री फोटोग्राफी जब करनी पड़ती है, क्या चीज़ करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। किसको करना है एलिमिनेट, टिल्ट को या फिर एलिवेशन डिफरेंस को एलिमिनेट करना है, तो जो री फोटोग्राफी करेंगे इसी को क्या बोलेंगे, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर टॉलरेंस जो है क्लास 1 ब्रिक में कितना हो सकता है, तो विड्थ में ±3 mm का और लेंथ में ±6 mm का, ठीक है, ये क्लास 1 ब्रिक के लिए। फिर आउटलेट फैक्टर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आउटलेट फैक्टर क्या होता है, ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स क्या होता है, आउटलेट फैक्टर होता है। आउटलेट फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन आउटलेट डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका शेप कैसा कैसा होता है, तो अगर कोकी बैक्टीरिया है तो राउंड होता है, वाइब्रियो के लिए कॉमा होता है, बैसिली के लिए रॉड शेप्ड और स्पिरिलम हेलिकल शेप होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करें जो स्टील वर्क होता है तो स्टील वर्क तो हम जनरली क्विंटल में मेजर करते हैं, लेकिन कौन सा स्टील वर्क है इसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो जो स्टील डोर होता है उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, कोलैप्सिबल गेट हो या फिर रोलिंग शटर्स हो तो उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो प्रोबेबल एरर इन मीन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो सिंगल वैल्यू में जो एरर हो रही है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबल एरर इन मीन वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ अपॉन में आईपीस की फोकल लेंथ का रेशियो निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप कि आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लगी हो और आपने अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को कवर भी किया होगा। चलिए फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।